गाइस, आई एम माजिद अली। आज हमने बात कर रही हैं यूजेस ऑफ आइसोटोप्स कि हमारी कॉमन जिंदगी में आइसोटोप्स कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। लास्ट टाइम तक हम आइसोटोप्स की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज और मुख्तलिफ एग्जांपल से आइसोटोप की एक्सप्लेनेशन कर चुके थे। एक बार याद रखिएगा, अगर वर्ड आ जाए यूजेस या फिर एप्लीकेशन आ जाए, दोनों का मतलब सेम होता है कि हमारी कॉमन जिंदगी में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। यूजेस और एप्लीकेशन का मतलब सेम है। अगर मैं कहता हूँ यूजेस ऑफ आइसोटोप्स या फिर एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, इन दोनों में डिफरेंस नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। यूजेस ऑफ आइसोटोप। सबसे पहले इसका यूज है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी रेडियोथेरेपी में बात की जाए तो यहाँ पे सिंपल मैं एक लाइन लिखूंगा, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। रेडियोथेरेपी एक ऐसा तरीकाकार है जो कि इलाज किया जाता है जिसमें कैंसर का, कैंसर किसको कहते हैं, जिसको हम गिल्टी या रसोली कह रहे होते हैं, गिल्टी या फिर रसोली। इसमें होता क्या है कि आपके जिस्म में, यह आपकी जिल्द है, इसके ऊपर इस तरह की छोटी सी गिल्टी बन जाती है जिसको हम कैंसर कहना शुरू कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है, कैंसर, और ये हमारी स्किन है। अब इस कैंसर के इलाज के लिए हम आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं। एक बार याद रखिएगा, दो तरह के कैंसर होते हैं। एक आपके जिस्म के ऊपर ही बन जाए, यानी कि आपके जिस्म के ऊपर नमूदार होगी, मोटी सी गिल्टी बन जाएगी। और दूसरा कैंसर होता है कि आपके जिस्म के अंदर बन जाए, मसलन आपके लंग्स में कैंसर बन गया, सही है, आपके स्टमक में कैंसर बन गया, ये इंटरनल हो गए। और एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यानी आपके दिल के ऊपर ऊपर बन जाए। अब देखिए, ये मेरे पास बना है दिल के ऊपर ऊपर। इस तरह के कैंसर के इलाज के लिए हम दो एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, दो आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक स्ट्रोंशियम 90 है, एक फास्फोरस 30 है। फास्फोरस 32 एंड स्ट्रोंशियम 90 is used for treatment of skin cancer। ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि स्किन कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इनके इस्तेमाल करने का खास रीजन ये है कि इनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है। जो रेडिएशन खारिज करते हैं, इनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है। पेनिट्रेशन पावर कम होने का मतलब ये है कि इनके किसी चीज के अंदर धुंसने की सलाहियत कम होती है। ये बात याद रखिए। बिकॉज दे प्रोड्यूस, क्योंकि ये पैदा करते हैं लो पेनिट्रेटिंग रेडिएशन। अब होता क्या है कि आपने ये इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट ले लेना है, उसमें से खुद ब खुद शुआएं खारिज होती हैं, बहुत उनकी एनर्जी होती है। अब जैसे ही वो शुआएं यहाँ पे गिरती हैं, यहाँ पे गिरेंगी, इतने हिस्से को वो गला देती हैं। जब गोश्त डाल नहीं जाता, अगर आप गोश्त के ऊपर तेजाब डालें या आपके जिस्म के ऊपर थोड़ी तेजाब डालें, आपकी इतनी स्किन गल जाएगी। सेम काम यहाँ पे हो रहा होता है। जैसे शुआएं आप अपने जिस्म के ऊपर डालते हैं, डालने के बाद वो आपका जिस्म को वो पार्ट गलना शुरू हो जाता है। गलने के बाद हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद यहाँ पे ऑइंटमेंट क्रीम लगाएंगे और ये आपका स्किन कैंसर का इलाज हो जाएगा। इसकी एक और भी एग्जांपल देते हैं, रेडिएशन की अगर समझ नहीं आई। एटम बम जब फटता है ना, तो उस वक्त भी रेडिएशंस खारिज होती हैं। उन रेडिएशंस की इतनी एनर्जी होती है कि जो आसपास के लोग होते हैं उनकी जिस्म गल जाते हैं। अब यहाँ पे भी रेडिएशन पैदा हो रही है, लेकिन लो क्वांटिटी में पैदा कर रहे हैं ताकि जितनी हमें चाहिए ना, हम उतनी जगह पे उन शुआओं को गिराने के बाद उसका इलाज करें। ये तो था एक्सटर्नल कैंसर का, आपके जिस्म के स्किन के ऊपर बना हुआ है, उसका इलाज किस तरह करते हैं। एक होता है इंटरनल कैंसर, नहीं आपके जिस्म के इंटरनल साइड पे बना हुआ है। अब देखें, अब इनकी पेनिट्रेटिंग पावर कम थी, यानी ऊपर ऊपर तक ही रह सकते थे। अब हमें ऐसा कोई एलिमेंट चाहिए जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर काफी ज्यादा हो, जो कि अंदर धुंस के हमारे स्किन कैंसर का इलाज कर सके, कैंसर का इलाज कर सके। नेक्स्ट क्या है, फॉर
the treatment for the treatment of cancer, high penetrating power, high penetrating power radiations are used. ऐसे रेडिएशन या ऐसे एलिमेंट जिनकी जो रेडिएशन निकलती है वो हाई पेनिट्रेशन पावर हो, उसको इस्तेमाल करते हैं. यह था रेडियोथेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. इसके बाद नेक्स्ट यूज है वो सिंपल सा है, वो भी हमारा मेडिकल के रिलेटेड ही है. ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस इन मेडिसिन. ये हमारे पास नेक्स्ट यूज है आइसोटोप्स का. अब इसका क्या मतलब है? ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस इन मेडिसिन. ट्रेसर का मतलब है बहुत कम मिकदार में. ये आपने बायोलॉजी में वर्ड पढ़ा होगा. कुछ मेजर एलिमेंट्स होते हैं, कुछ माइनर एलिमेंट्स होते हैं इंसानी जिस्म के, और कुछ ट्रेसर एलिमेंट होते हैं. ट्रेसर का मतलब होता है जिसकी मिकदार इंतहाई कम हो. मसलन मैं कहता हूँ अगर इंसान के जिस्म 100% बना हुआ है, इसमें सोडियम साल्ट की कंसंट्रेशन अगर देखी जाए वो 0.01% है, बहुत कम. ये कंसंट्रेशन को हम ट्रेसर कहते हैं. आयरन हम इंसानी जिस्म के अंदर ट्रेसर अमाउंट में पाया जाता है. अब हम क्या करते हैं? ट्रेसर यूज करते हैं डायग्नोसिस इन मेडिसिन. डायग्नोसिस कहता है मालूम करना, तशखीस करना. ट्रेसर का मतलब होता है बहुत कम मिकदार, बहुत कम मिकदार. डायग्नोसिस होता है इलाज करना, मालूम करना या शनाख्त करना या इलाज करना भी कह सकते हैं इन मेडिसिन. अब इसका तरीकाकार यह है कि अगर इंसानी जिस्म में कोई बीमारी है उसको मालूम करने के लिए भी हम आइसोटोप का इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूं. गोइटर क्या होता है? ये आपका अगर गला है, ये इंसान का चेहरा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए गोइटर होता क्या है. ये नाक है, ये मुंह है, ये थोड़ी है, और ये चलो गुजारा कर ले, ऐसे ही बना. सही कहते हैं ये इंसान का गला होता है. यहाँ पे होता है थायराइड ग्लैंड. यहाँ पे इतने पार्ट पे होता है थायराइड ग्लैंड. नाम याद रख लीजिएगा, ये आपको बायो में भी मिल जाएगा, 10th क्लास में जाकर मिलेगा. थायराइड ग्लैंड, ये जो आपका सामने नजर आ रहा है इसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं. सही है. अब थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है आपके जिस्म में? ये हीट प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है और मुख्तलिफ फंक्शंस अदा कर रहा होता है. आपके जिस्म का मेटाबॉलिज्म वगैरह कंट्रोल कर रहा होता है. अब बाज दफा ना ये थायराइड ग्लैंड यहाँ से फूलना शुरू हो जाता है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होता है. और आपने इस तरह कैसे देखे भी होंगे, बाज लोगों का ना यहाँ पे गला इस तरह थोड़ा सा सूजन सी होती है. असल में उनको गोइटर की बीमारी होती है. जब ये आपका गला यहां से ऐसा स्वेल अप होना शुरू हो जाए, फूलना शुरू हो जाए, इस तरह की बीमारी को हम गोइटर कहते हैं. गोइटर. सही. अब इसकी तशखीस के लिए हम क्या करते हैं कि आयोडीन 131 को यूज कर रहे होते हैं. 131 एटॉमिक मास है आयोडीन का. आयोडीन 131 को इस्तेमाल करने के बाद हमें पता चल जाता है कि इस बंदे को गोइटर की बीमारी है. बस ये याद रखना है इस पूरे टॉपिक में. इसके अलावा टेक्नीशियम भी एक एलिमेंट जो कि बोन की ग्रोथ को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. चलिए पहली बात आप लिखें, ये एमसीक्यू के लिए आ जाते हैं. ये स्ट्रोंशियम फास्फोर ये वाला खसूसन एमसीक्यू के लिए. आयोडीन 131 इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ गोइटर. गोइटर का पता चल गया होगा. गोइटर ऐसी डिजीज है
जिसमें आपका गला यहाँ से फूलना शुरू हो जाता है। ये होती किस वजह से? आयोडीन की कमी होती है आपके जिस्म में, जिसकी वजह से ये डिजीज होना शुरू हो जाती है। अब इसका इलाज जो होता है कि आपको ऐसा नमक दिया जाता है जिसमें आयोडीन होती है, जिसको हम कहते हैं आयोडीन मिला नमक। जो जब आप बाजार से जाकर नमक लेते हैं ना, बाजार से जो स्टैंडर्ड का नमक है उसमें आयोडीन मिली होती है पहले से ही, जहां से वो पिस के आता है वहां से आयोडीन मिला देते हैं, आपको गोइटर की बीमारी नहीं होती। अगर किसी वजह से आपके जिस्म में आयोडीन की कमी हो जाए तो आपका यहाँ से गला ऐसा ऐसा फूलना शुरू हो जाता है। इसमें ज्यादा वो टेंशन वाली बात नहीं है, आप आयोडीन वाला नमक यूज करें, आप सही हो जाएगा। पहली बात हमने आयोडीन 131। इसके बाद टेक्नीशियम एक एलिमेंट है, उसको बोन ग्रोथ की रिडक्शन के लिए मालूम किया यूज किया जाता है। टेक्नीशियम is used for the diagnosis of growth of bone। ये बोन की ग्रोथ को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ग्रोथ ऑफ बोन। ये थे दो यूजेस हमारे पास के जो ट्रेसेस ऑफ डायग्नोसिस इन मेडिसिन के मेडिसिन के शोबे में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। आइसोटोप्स 131 यूज किया जा रहा है जो कि गोइटर की तशखीस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा टेक्नीशियम एक एलिमेंट है जो कि बोन ग्रोथ के, इस इंसान की जो बोन्स हैं वो प्रॉपर तौर पर ग्रोथ कर रही हैं या नहीं, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट एलिमेंट देखा जाए जो कि यूज है वो है हमारे पास आर्चियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। ये हमारे पास नेक्स्ट इस्तेमाल है। अच्छा, आर्कियोलॉजिकल का मतलब समझिएगा, आसारे कदीमा, जिसको हम कहते हैं आसारे कदीमा। आसारे कदीमा का मतलब यह है कि आज से हजारों साल पहले जो जानदार मर चुके हैं, हम कहते हैं वो आपने ना बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा जो डायनासोर आज से को 5000 साल पहले पाए जाते थे। ये किस तरह पता चला है कि 5000 साल पहले पाए जाते थे? वो इसी मेथड से मालूम करते हैं, आइसोटोप को इस्तेमाल करते हुए ये मालूम कर लेते हैं कि इस जानदार की उम्र कितनी है। जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि इस जानदार की उम्र इतनी, आज से इतने हजार साल पहले पाया जाता था। और इसी तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इस तरह के बैक्टीरिया डिस्कवर हो चुके जो कहते हैं 5 मिलियन साल पहले मौजूद थे। उनका जो थोड़ा सा नमूना मिल जाए ना, वो इस चीज से ये अंदाजा लगा रही थी कितने साल पहले पाए जाते थे। ये है आर्कियोलॉजिकल, आसारे कदीमा। इसी तरह आपने मैं भी पढ़ा हो, लेकिन नहीं पढ़ा तो ये आप 10th क्लास में लाजमी पढ़ लेंगे पाक स्टडी में। एक मोहनजोदाड़ो है जो पाकिस्तान का एक कदीम शहर कह सकते हैं, जो कि पहले ही बर्बाद हो चुका था, वो आसारे कदीमा के तौर पे निकला है। वहां पे वो सारी चीजों को स्टडी करते हैं। वो स्टडी करने के बाद बता दिया है कि 5000 साल पहले का, 5000 साल पहले पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद था मोहनजोदाड़ो। और एक हड़प्पा भी है, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदाड़ो, ऐसे दो आसारे कदीमा, यानी कि जो पुराने जमाने में लोग वहां पे मौजूद थे। कुछ कुदरती आफात आई जिसकी वजह से वो जमीन के नीचे दब गए। उस चीजों का कुरान पाक में भी जिक्र है कि हमने मुख्तलिफ कौमों पे मुख्तलिफ तरीकों से अजाब लाए। अब उन कौमों पे अजाब आया, अजाब की वजह से वो सारे के सारे शहर नीचे जमीन के नीचे दब गए। दबने के बाद अब हम उनकी खुदाई कर रहे हैं, खुदाई करने के बाद वो चीजें हमें मालूम हो रही है। वो उनकी उम्रों का अंदाजा इसी तरह से लगाते हैं, जैसे 5000 साल पहले मौजूद था, वो ये वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं। अब ये सारी चीजें जिस तरीके से मालूम करते हैं वो है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग टर्म लाजमी याद रखिएगा। फिर सबसे पहले एक बात लिख लें, आइसोटोप्स इज यूज्ड, आइसोटोप को इस्तेमाल किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ एज ऑफ
एन ऑर्गेनिज्म किसी भी जानदार चीज की एज को मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दी थी कि डायनासोर्स जो कि आज से 5,000 साल पहले 10,000 साल पहले मौजूद में थे, इसकी उम्र का अंदाजा इस तरह लगाते हैं। अब इसमें जो मेथड यूज किया जाता है उसको हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। द मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन, वो तरीका का जिसमें हम मालूम करते हैं, डिटरमाइन द एज, किसी भी चीज की उम्र को मालूम करते हैं, इज नोन एज कार्बन डेटिंग। उस तरीके कार को कार्बन डेटिंग कहते हैं। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। कार्बन डेटिंग होती क्या है? कहता है कि जो भी कार्बन पौधों के अंदर पाई जाती है उसमें कार्बन 14 का जिक्र करेगा। हमने ना कार्बन के 3 आइसोटोप्स पढ़े, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। कार्बन 14 वह आइसोटोप है जो कि रेडियो एक्टिव होता है, खुद ब खुद शुआएं खारिज करता रहता है। और जो चीजें खुद ब खुद शुआएं खारिज करती है वो ऐसा ऐसा टूटती रहती है। और ये क्या होता है कि एक वक्त आता है ये पूरे का पूरा टूट के ना इस तरह चेंज हो जाता है, यानी कि आधा टूटेगा, आधा हमारे पास कार्बन 14 ही रहेगा और आधा किसी और चीज में चेंज हो जाएगा, आधा किसी और चीज में। यहाँ पे ये मैं कह देता हूँ। फिर नेक्स्ट स्टेप में यही काम होता है, यही कार्बन 14 ही आएगा, यहाँ पे 12 नहीं आएगा। कार्बन 14 दोबारा फिर टूटता है, टूटने के बाद वही काम होता है, ये साइज में छोटा रह जाएगा, कम रह जाएगा और बाकी वही चीजें दो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इस तरह ये काम चलता रहता है। अब एक बार याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा जब इसमें चेंज होता है इसको कहते हैं हाफ लाइफ। अगर मैं कहता हूं सपोज इसकी हाफ लाइफ है 5,000 साल, 5,000 ईयर, 5,000 साल है, तो आप किस तरह ये 5,000 साल है, 5,000 ईयर्स। अब वो साइंस सिर्फ और सिर्फ ये अंदाजा लगाते हैं कि इसकी कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है। अगर मैं कहता हूं इसकी सिर्फ और सिर्फ एक हाफ लाइफ गुजरी है तो मैं कहता हूं इसकी जो उम्र है वो 5,000 साल है। अगर मैं कहता हूं इसकी 3 हाफ लाइफ या 2 हाफ लाइफ गुजर चुकी है, 2 हाफ लाइफ के लिए टोटल उम्र हमारे पास हो जाएगी 10,000। अगर 3 गुजरी है तो 15,000, 4 गुजरी है तो 20,000। इस तरह अंदाजा लगाते हैं किसी भी चीज की उम्र का। यह था कि आप आइसोटोप को किस तरह इस्तेमाल करके मुख्तलिफ चीजों की उम्र का अंदाजा किस तरह लगा सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट चंद एक यूज रहेगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, इसमें एमसीक्यू ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकता है, इसमें एमसीक्यू भी है और ये वाला एमसीक्यू लाजमी याद रखिए। वो जो शॉर्ट क्वेश्चन भी ये किस तरह पूछा जाता है, राइट डाउन द नेम ऑफ एलिमेंट विच इज यूज्ड टू लोकेट द गोइटर, which is used for the treatment of goiter, जो कि ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन 131 है, आयोडीन 131 है। ये वाला एलिमेंट लाजमी याद रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट आज हमने डिस्कस करना है, वो है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन और केमिकल रिएक्शन। क्या हम आइसोटोप को यूज करके किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर मालूम कर सकते हैं और वो कंपाउंड किस तरह बना है, उसके रिएक्शंस क्या हुए, इस चीज की इंफॉर्मेशन भी हम हासिल कर सकते हैं बाय यूजिंग आइसोटोप्स। एक एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट यूज है हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। कि आप केमिकल रिएक्शन और स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन का भी अंदाजा लगा सकते हैं। सही है। क्या कर सकते हैं, आइसोटोप्स कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन, आइसोटोप्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं मालूम करने के लिए, डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शन
केमिकल रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी शय का कहां पे, इन लिविंग थिंग। एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, ये इंसान का रिलेटेड जो कि आपकी बुक में दी गई वो है पौधों के रिलेटेड। मैं इंसान का रिलेटेड एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं मैंने ना एक नवाला खाया, खाने के बाद वो मेरे जिस्म में गया, जाने के बाद वो किस तरह डाइजेस्ट हुआ है, मेदे में क्या क्या अमल हुआ है, एक्सेल तेजाब रिलीज हुआ है, सही है, पेप्सिन, हार्मोन वगैरह, डाइजेस्टिव जूस, गैस्ट्रिक जूस का हम जिसको कहते हैं, ये रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद खुराक किस तरह हजम होती है, हजम होने के बाद हमारे जिस्म को किस तरह एनर्जी पहुंच जाती है, ये सारे के सारे रिएक्शंस मालूम करने के लिए हम आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं। आपके बुक में जो एग्जांपल दी गई है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की। अब कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल लू ना, ये बात से समझने की हद तक इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बात याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो नॉर्मली होती है उसमें जो कार्बन होती है वो कार्बन 12 होती है, कार्बन 12। अब हम क्या करते हैं, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम चेंज कर देते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड में जिसमें कार्बन 12, कार्बन 14 ये वाली कार्बन होती है, यानी कि आइसोटोप होता है कार्बन का। ये कार्बन 12 है, हमने 3 पढ़ा आइसोटोप, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। और हमने ये भी कहा था कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होती है, खुद ब खुद शुआएं खारिज करती रहती है। अब हम ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज करते हैं, पौधा इसको जज़ब करता है, जज़ब करने के बाद खुराक बनाता है। अब खुराक बनाने के लिए जहां जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाएगी हमें पता चलता रहेगा यहाँ पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस गई है, यहाँ पे ये चीज बनी हुई है, यहाँ पे ये चीज बनी, यहाँ पे ये चीज बनी, और लास्ट में ग्लूकोज बन जाता है। यानी ग्लूकोज की फॉर्मेशन तक जो दरमियान वाले स्टेप्स आते हैं, उन स्टेप्स को मालूम करने के लिए हम रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल करें, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये था हमारे पास एग्जांपल, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। कार्बन 14 इज यूज्ड इन CO2। ये कार्बन 14 को हम इस्तेमाल करते हैं CO2 में, एंड इट इज और हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं फॉर डिटर्मिनेशन, फॉर मालूम करने के लिए, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप्स, इंटरमीडिएट स्टेप्स। अच्छा, इंटरमीडिएट स्टेप्स कहते हैं दरमियान वाले स्टेप्स को। मसलन कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ मिलती है और दरमियान में कौन कौन से स्टेप्स होने के बाद वो ग्लूकोज बनता है, वो जो दरमियान वाले स्टेप्स होंगे उसको इंटरमीडिएट स्टेप्स कहते हैं, दरमियाने स्टेप्स, इंटरमीडिएट स्टेप्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज किस तरह बनता है। अब ये लास्ट वाला पॉइंट, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू भी है, सही है, ये बहुत ज्यादा दफा आ चुका है एग्जाम में, बहुत ज्यादा दफा आ चुका है। वो क्या है, यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, यूज ऑफ आइसोटोप इन पावर जनरेशन, यूज ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटोप का इस्तेमाल है इन पावर जनरेशन, पावर जनरेशन, बिजली पैदा करने में या पावर जनरेशन में। अब हम क्या करते हैं, कहता है कि इस पूरे टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। वो किस लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है वो सारे के साथ मैं साथ साथ मेंशन करते हैं, इस लिहाज से कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, इस लिहाज से, इस लिहाज से। सबसे पहले यही शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ आइसोटोप इज यूज्ड इन पावर जनरेशन या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है, हाउ आइसोटोप्स इज यूज्ड इन पावर या फिर इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आ सकता है, पावर या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। बस
अब जितने भी आइसोटोप्स हैं वो कहता है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के थ्रू बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट पैदा करते हैं, और इस हीट को हम पावर जनरेशन में इस्तेमाल करते हैं। ये बात हमने यहां पे लिखनी है। मैंने आइसोटोप्स, बहुत सारे आइसोटोप्स प्रोड्यूस, पैदा करते हैं, प्रोड्यूस इमेंस, इमेंस होता है बहुत ज्यादा मिकदार में, इमेंस हीट बाय न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। अच्छा, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का मतलब समझिएगा। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है, ये आपके आगे बॉक्स आएगा, उसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन, यहाँ पे बहरहाल आपकी बुक के अंदर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का वर्ड इस्तेमाल किया गया, डेफिनेशन नहीं दी गई, लेकिन इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या होता है? दो रिएक्शन, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूं, व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या होता है? दोज रिएक्शन इन विच, ऐसा रिएक्शन जिसमें, इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर लेते हैं थोड़ी देर में, दोज रिएक्शन इन विच, ऐसा रिएक्शन जिसमें हैवी एटम्स, बहुत बड़े एटम, हैवी एटम्स ब्रेक्स, बहुत बड़े एटम्स टूट जाते हैं into smaller atom, into smaller atoms and produce heat, and produce heat। कि बड़े एटम छोटे एटम्स में तब्दील हो जाते हैं और साथ में बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज करते हैं। मतलब क्या है? कहते हैं मेरे पास सपोज करते हैं, सपोज किया मेरे पास इतना बड़ा एटम है, ये वाला, कोई भी एटम हो सकता है। अब यही एटम टूट जाता है छोटे छोटे एटम्स में, एक एटम दो एटम्स में टूट गया, टूटने के बाद इसके साथ ही बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। ये वाला तरीकाकार न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहलाता है। फिशन का मतलब उर्दू में अगर देखा जाए, फिशन का मतलब है तोड़ना, फिशन का मतलब है तोड़ना, किसी चीज को तोड़ने का अमल फिशन कहलाता है। अब यहां पे हुआ क्या है कि बड़ा एटम टूट गया है छोटे एटम्स में, इस चीज को न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहलाता है। अगर इसकी एग्जांपल की बात की जाए, अच्छा ये जो क्वेश्चन आता है इसका मैक्सिमम आंसर यहां तक ये वाली चीज लिखनी होती है, और इसके साथ ये इक्वेशन लाजमी याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली इक्वेशन, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आगे आपके 10th क्लास में फिजिक्स में भी यूज होनी है, आगे आपके नेक्स्ट केमिस्ट्री में भी यूज होने वाली है। इसलिए ये वाली इक्वेशन लाजमन 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 याद कर लीजिए। अच्छा ये इक्वेशन होती क्या कहता है, पहले थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। व्हेन न्यूट्रॉन इज बॉम्बार्ड, जब न्यूट्रॉन को गिराया जाता है, बॉम्बार्ड ऑन हाइड्रोजन एटम, सॉरी ऑन यूरेनियम 235, on the uranium 235 and it breaks krypton, Kr and barium and produce, और ये पैदा कर देता है immense heat या very large amount of heat, very large अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज्यादा मिकदार में हीट खर्च करता है। अब इसका तरीकाकार क्या है, कहते हैं ये मेरे पास सपोज करते हैं ये यूरेनियम एटम है, ये वाला, ये क्या है यूरेनियम 235, तो इसके ऊपर आपने न्यूट्रॉन गिराना है, यानी इसके ऊपर जैसे ही आके न्यूट्रॉन टकराता है, बम्बार्ड को मतलब होता है आप ऊपर से फेंक देना है, जोर से फेंकेंगे
जैसे आग इसके साथ टकराएगा, टकराने के बाद क्या करता है, इस यूरेनियम को तोड़ देता है, तो छोटे एटम्स में, और साथ में 3 न्यूट्रॉन और बन जाते हैं, और साथ में बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में। ये था तरीका कि आपने न्यूट्रॉन को गिराना है यूरेनियम 235 पे, और यही 235 क्रिप्टॉन और बैरियम में चेंज हो जाएगा, क्रिप्टॉन और बैरियम में चेंज हो जाएगा, और बैरियम में चेंज होने के बाद हमारे पास इमेंस अमाउंट में, बहुत ज्यादा मिकदार में हीट रिलीज होती है। अगर इसकी इक्वेशन देखी जाए, इक्वेशन आपने क्या करना है, न्यूट्रॉन को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं 1 0, आगे यूरेनियम 2 3 5, यहाँ पे 92 आएगा, और आगे ये चीजें याद करनी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एग्जैक्ट लिखने से क्रिप्टॉन बनेगा AR, साथ में बैरियम बनेगा BA, साथ में 3 न्यूट्रॉन बनेंगे 1 0, और साथ में हीट रिलीज होगी। अब इन सब का एटॉमिक नंबर याद रखने का तरीकाकार यह है कि यहाँ पे 92 36 के अलावा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 50 58 सॉरी 56, और इसका तरीका यह है कि हमेशा ना इक्वेशन के लेफ्ट साइड में जो चीजें होती है वो राइट साइड में जो चीजें होती है उसके बराबर होती है। मतलब आप लेफ्ट साइड पे एटॉमिक मास काउंट कर लें, राइट साइड का एटॉमिक मास के इक्वल होगा। अगर कोई चीज सपोज किया एक एटम का भूल जाता है ना, उससे घबराने की जरूरत नहीं, आप निकाल सकते हो उस चीज का। मतलब यहाँ पे एटॉमिक मास देखा है 236 बन रहा है, मैं अगर तो सपोज किया मुझे इस एटम का भूल गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका कितना है, तो आपने करना है क्या है कि इस 92 में प्लस कर दें ये 3 न्यूट्रॉन, यानी कि 3 न्यूट्रॉन का 3 एटॉमिक मास बन जाएगा। ये मेरे पास बन जाएगा 92 95। अब मुझे 235 में से निकालना है 235 माइनस 95, और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा कि कुछ 140, और यहां पे ये वाली चीज 140 होगी। देखिए मैंने क्या किया, अपनी कॉमन सेंस को यूज करते हुए मैंने ये वाली चीज निकाली। एक बार याद रखना, किसी भी इक्वेशन का मतलब ही बराबरी है, उसके लेफ्ट साइड पे जो चीजें होंगी वो राइट साइड की चीजों के बराबर होंगी। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे मेरे इन दोनों का सम अप ये वाला आ रहा है। अब इन दोनों का सम अप चेक करते हैं नीचे वाली चीजों का, 56 प्लस 36, ये मेरे पास बन जाएगा 56 प्लस 36 12, 8 और 1 9, 92। देख लें ये 0 है, ये 0 का 0 रहेगा 92, यानी कि नीचे वाली चीजें लेफ्ट साइड पे इस एरो के और राइट साइड पे वाली इस एरो के बराबर है। सही हो गया। अब यहां पे एक एमसीक्यू आता है। वो एमसीक्यू क्या होता है, कहता है कि जब एक न्यूट्रॉन टकराता है, न्यूट्रॉन यूरेनियम के साथ टकराता है, टकराने के बाद जब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है तो कितने न्यूट्रॉन पैदा होते हैं। How many neutrons are produced when a slow-moving neutron is bombarded on uranium-235? चेक कर लें, 3 न्यूट्रॉन पैदा हुए, 3 न्यूट्रॉन पैदा हुए। ये आता है एमसीक्यू, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने न्यूट्रॉन पैदा होते हैं। अब एक और भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ड्यूरिंग न्यूक्लियर fission reaction of uranium-235, which elements are produced? Name the elements which are produced. इस तरह भी आ सकता है, name the elements which produce, ये वाला भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब यूरेनियम-235 पर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन के नतीजे में कौन से एलिमेंट्स बनते हैं उनका नाम बता दें। देख लें, एक हमारे पास क्रिप्टॉन है और एक बैरियम है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर लिखना पड़ जाए तो क्रिप्टॉन और बैरियम आ जाएगा। और इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि हाउ the heat which is produced during fission reaction of uranium-235 is used to produce electricity.
कि ये जो हीट पैदा हो रही है, हमने यहाँ पे लिख तो दिया है हीट इस रिएक्शन से पैदा होती है, इसको आगे किस तरह इस्तेमाल करते हैं बिजली पैदा करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, इस तरीकाकार को भी थोड़ा सा समझिएगा। तो थोड़ा सा रेस कर लेते हैं यहाँ से, ऐसा करें एक स्क्रीनशॉट ले इसका, ये ले, क्योंकि अभी मैंने थोड़ा सा रेस करना है। चले, क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, क्वेश्चन ये आता है कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह पैदा करते हैं, प्रोड्यूस बाय द हीट प्रोड्यूस, हीट जो के पैदा होती है प्रोड्यूस ड्यूरिंग फिशन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 235, ये क्वेश्चन आता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर लीजिएगा, सिंपल सा आंसर है, कहता है ये रिएक्शन करवाने के लिए हम कुछ इस तरह का ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं कि हमारे पास एक मशीन होती है जिसके अंदर सारे का सारा रिएक्शन हो रहा है। इस मशीन के अंदर होता यह है कि इसमें छोटे छोटे इस तरह खाने बने होते हैं, एक खाना यहाँ पे आ गया, एक खाना यहाँ पे, एक खाना यहाँ पे, ऊपर से हमने इसको बंद किया होता है यहाँ पे, और इसके अंदर हमने यूरेनियम रखी होती है। इन खानों में हमने यूरेनियम को फिल किया होता है, यूरेनियम 235 को फिल किया होता है। अब देखिए जब यहाँ पे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होगा तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होगी। अब इस हीट को जज़ब करने के लिए हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे होता है वाटर, इसके इर्द गिर्द हमारे पास सारे का सारा वाटर होगा, ये आ गया वाटर। अब यहाँ पे एक सुराख होता है, यहां से वाटर की इनलेट होती है, यहां से वाटर आता है और यहां से वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहां से देखिए इतनी ज्यादा अमाउंट में हीट बनती है कि वाटर जैसे ही इसके साथ कांटेक्ट में आता है, जैसे ही इसको छूता है, छूने के बाद स्टीम में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? स्टीम में। यहां से बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ भाप निकल रही होती है, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ। अब आगे हमने लगाया था इस तरह का पंखा सा, इसको हम साइंस की लैंग्वेज में अगर कहें ना टरबाइन कहते हैं, इस तरह। अब जैसे यहां से स्टीम निकलती है वो बहुत जोर के साथ इन पंखों के साथ लगती है, लगने के बाद ये ऐसा ऐसा घूमना शुरू हो जाता है। ये हमारे पास क्या है? टरबाइन, TURBINE। अब टरबाइन जैसे ही घूमती है, पीछे हमने इस टरबाइन के साथ कनेक्ट किया था जनरेटर। यहाँ पे शाफ्ट डाल के लोहे की होती है और यहाँ पे हमारे पास जनरेटर लगा होता है। ये आ गया जनरेटर। तो यहाँ पे हमारे पास दो वायर निकलती हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी की होती हैं। अब जनरेटर क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करेगा जैसे ये घूमता है। घूमने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और इसको हम यूज कर लेते हैं। ये था तरीका का। तीन स्टेप्स बनते हैं। सबसे पहले वाटर को भाप में या स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। ये स्टीम टर्न करती है या मूव करती है टरबाइन को। टरबाइन क्या करती है? जनरेटर को चलाएगी, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। यही स्टेप्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। फिर देखते हैं सबसे पहला स्टेप क्या है। हीट कन्वर्ट्स द वाटर इनटू स्टीम। कि जो हीट होगी वो वाटर को स्टीम में चेंज कर देगी, भाप में चेंज कर देगी। अब भाप क्या करेगी? टरबाइन को रन करेगी। स्टीम रन द टरबाइन, टरबाइन को चला देती है। नेक्स्ट क्या है? स्टीम रन द टरबाइन, टरबाइन क्या करेगी? जनरेटर को चलाएगी। टरबाइन
मूव, यहाँ पे टर्बाइन रन द जनरेटर, टर्बाइन रन द जनरेटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस। टर्बाइन जनरेटर को चलाती है, जनरेटर क्या करता है एंड इट प्रोड्यूस, और जनरेटर क्या करेगा इलेक्ट्रिसिटी को पैदा, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये था तरीकाकार कि आइसोटोप से जो हीट रिलीज होती है, यहाँ पे हमने लिखा है इससे किस तरह इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। ये तो सारे के सारे यूजेस के आइसोटोप के क्या यूजेस हैं। कम से कम कोशिश कीजिएगा कि ये लास्ट वाला यूज अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, आपका 10th क्लास की फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाला है। तो ये अगर आप याद कर लेंगे आपको, आपके लिए इजी हो जाएगा। सही है। ये 2 वीडियोस इसलिए बनाई हैं ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। एक ही वीडियो 50 मिनट की, बंदा ही बोर हो जाता है, पढ़ाने वाला तो बोर हो ही जाता है, तो जो सामने वीडियो देखने वाला भी होता है वो भी बोर ही हो जाता है। तो कहता है क्या है कि बात बार 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 बार। सही है। मेरे बार बार बात रिपीट करने का मकसद ये होता है कि वो बात कम से कम आपके जहन में बैठ जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम एक दफा लेक्चर सुन लेंगे, आपकी चीजें अगर गौर से सुना होगा, बात है गौर से सुनने की। ये नहीं है कि आप मोबाइल लगा के सामने रख दें और कहें अल्लाह हाफिज, अब मैं थोड़ी सी नींद पूरी कर लूं, लेक्चर भी खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगा। बाज़ दफा होता है ऐसा ही, और लगा के सामने रखते हैं नींद आनी शुरू हो जाती है। तो कोशिश कीजिएगा कि 20-30 मिनट का जो भी लेक्चर हो, कम से कम उसको पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुने। एक ही दफा सुनेंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगी चीजें। इसलिए वो हाई क्वालिटी की चीजें नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा वो हाई क्वालिटी की चीजें समझा रहा हूँ जो आपको समझ नहीं आ रही। बेसिक्स की चीजें हैं, उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बता दिए, एमसीक्यू के लिहाज से जो चीज इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने बता दिया, इसको लिख लीजिएगा और जिन्हें एक स्क्रीन शॉट लेने और अल्लाह हाफिज। ये स्क्रीन शॉट ले लें।